नमस्कार। मुगल बादशाह की मौत के बाद जैसी की परंपरा थी उसके बेटों में सत्ता संघर्ष शुरू हुआ। अजीमुस्सान को मारकर मुइजुद्दीन सिंहासन पर बैठा। उसने अजीत सिंह का सहयोग पाने के लिए उन्हें गुजरात का शासक बना दिया। किंतु जब अजीत सिंह अहमदाबाद पर अधिकार पाने रवाना ही हो रहे थे, तभी सैयद भाइयों ने मुइजुद्दीन को मारकर फर्रुखसियर को बादशाह बना दिया। उसी दौरान एक और घटना घटी। हैरत की बात देखिए, नागौर के राजकुमार और वीरवर अमर सिंह राठौड़ के पोते मोहकम सिंह मुगलों के दरबारी बनकर अजीत सिंह के विरुद्ध नित नए षड्यंत्र रच रहे थे। यह जानकारी मिलने पर आगरा में अजीत सिंह के सहयोगियों ने उनकी हत्या कर दी। नाराज सैयद बंधुओं ने सेना लेकर मारवाड़ पर चढ़ाई कर दी, लेकिन युद्ध नहीं हुआ। एक विचित्र संधि का उल्लेख कर्नल टॉड ने किया है, जिसके अनुसार अजीत सिंह की बेटी की शादी बादशाह फर्रुखसियर के साथ हुई, किंतु बदले में अजीत सिंह ने भी 4 शर्तें रखीं। एक थी नौरोजा मेले की समाप्ति। यह महिलाओं का वह कुख्यात मेला था जिसे अकबर ने शुरू करवाया था और इसके माध्यम से हिंदू ललनाओं का अपमान होता था। छुपकर सुंदर कन्याओं को देखा जाता था और फिर दबाव बनाकर उन्हें बादशाह के हरम में पहुंचाया जाता था। यह उस दौर का लव जिहाद ही था, आज की भाषा में कहे तो। दूसरी शर्त अजीत सिंह में रखी गौ हत्या पर प्रतिबंध। तीसरी शर्त भविष्य में किसी भी राजपूत कन्या से बादशाह का विवाह न होना। और चौथी शर्त जजिया कर की समाप्ति। लेकिन इस संधि के बाद भी मुगल सल्तनत के प्रति कोई आत्मीय भाव अजीत सिंह के मन में नहीं था। यह इस घटना से प्रकट होता है कि जब फर्रुखसियर और सैयद बंधुओं में विवाद हुआ तो अजीत सिंह ने दोनों को बेवकूफ बनाया। विद्रोह के उस माहौल में लूटपाट हत्याएं आम बात हो गई थी। बादशाह फर्रुखसियर भी मारा गया। जिस व्यक्ति को बादशाह बनाया गया नया, वह 4 महीने में ही पागल होकर मर गया। उसका नाम भी इतिहास में कहीं अंकित नहीं है। दिल्ली की गद्दी पर रफीउद्दौला को बैठाया गया तो कुछ सरदारों ने आगरा में नीको शाह को बादशाह घोषित कर दिया। मजाक बन गया था। यह भी जल्द ही मर गया और उसके स्थान पर राठौड़ों के सहयोग से सैयद बंधुओं ने मोहम्मद शाह को दिल्ली की गद्दी पर बैठाया। अजीत सिंह जैसे ही जोधपुर रवाना हुए, नए बादशाह मोहम्मद शाह ने अपने को बादशाह बनाने वाले सैयद बंधुओं को ही मार डाला। यह कृतज्ञता मुगल इतिहास में कोई नई बात तो थी नहीं। उधर अजीत सिंह की विजय पताका समूचे मारवाड़ और गुजरात तक फहरा रही थी। बादशाह को यह कहां सहन हो सकता था। उसने अजमेर पर कब्जा करने के लिए मुजफ्फर खान को भेजा, लेकिन अब तो हिंदू चेतना जागृत हो चुकी थी। सभी राजे रजवाड़ों की संयुक्त सेना जब सामने दिखाई दी तो मुजफ्फर खान के हौसले पस्त हो गए। अजीत सिंह के शूरमा बेटे अभय सिंह के नेतृत्व में मुगल सेना को जमकर कूटा गया। वे जान बचाकर भागते रहे और मारवाड़ की सेना उनका पीछा करती रही। शाहजहांपुर, नारनौल, रेवाड़ी, हर जगह से अपार संपदा इस सैन्य दल के हाथ लगी। इस युद्ध अभियान के दौरान ही अभय सिंह ने नरूका के राजा की लड़की से विवाह किया। दिल्ली और आगरा भी इस पराक्रमी आंधी से दहल उठे। बादशाह ने डरकर नाहर खां को संधि के लिए भेजा, लेकिन बात नहीं बनी। उल्टे चूड़ामण जाट के बेटे भी राजपूतों से आ मिले और नाहर खान मारा गया। मरता क्या न करता, अब बादशाह ने अपनी पूरी शक्ति इकट्ठा की। आमेर के राजा जय सिंह द्वितीय को भी सहयोग के लिए बुलाया और तारागढ़ में अभय सिंह को घेर लिया। 4 महीने तक यह घेरा पड़ा रहा। अंत में जय सिंह की मध्यस्थता में एक बार फिर संधि हुई। संधि के अनुसार
अजमेर पर मुगलों का पुनः कब्जा हुआ और अभय सिंह दिल्ली दरबार में पहुंच गए। संभवतः पिता अजीत सिंह को यह स्थिति अप्रिय लगी। आखिर लगातार विजय दुंदुभी बजाती हुई मारवाड़ की सेना का यह समर्पण उन्हें कैसे पसंद आ सकता था। 24 जून 1724 को उनका स्वर्गवास हो गया। समूचा मारवाड़ शोक में डूब गया। 1700 राठौड़ वंशी सरदार नंगे सर नंगे पैर नौका के आकार में बनी अर्थी को लेकर अंतिम संस्कार हेतु रवाना हुए। संसार सागर से पार उतरने के लिए नौका के आकार की बनी इस अर्थी को परंपरागत रूप से रथी कहा जाता था। चंदन घी कपूर से बनी चिता जब प्रज्वलित हुई तो एक एक कर रानियां और दासियां भी उसमें कूदने लगीं। श्मशान भूमि में बाजे बज रहे थे और सहस्त्रों मुखों से चल रहा था ईश्वर का नाम स्मरण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। वीरवर दुर्गादास राठौड़ द्वारा रक्षित जिस 17 वर्षीय अजीत सिंह को देखने के लिए किसी समय सारा मारवाड़ लालायित हो उठा था, उनकी विदाई की बेला में वह आंसू बहा रहा था। जिस पराधीनता को मिटाने के लिए अजीत सिंह प्राणपण से आजीवन जूझे, उनके पुत्र अभय सिंह ने उसे कैसे स्वीकार कर लिया, यह वेदना निश्चय ही अंतिम समय में उनके मन में रही होगी। वे इस वेदना से स्वर्गवासी हुए या उनकी किसी षड्यंत्र से हत्या हुई। कई इतिहासकार मानते हैं कि उनकी हत्या बड़े बेटे अभय सिंह की सहमति से छोटे बेटे वक्त सिंह ने करवाई। इसे क्या कहेंगे? मुगलों की संगत का असर या राज सत्ता की असीम महत्वाकांक्षा से उपजा स्वाभाविक अवगुण? जो भी हो, अजीत सिंह की मृत्यु के बाद स्वयं बादशाह मोहम्मद शाह ने अपने हाथों से अभय सिंह का राज तिलक किया। अनेक बहुमूल्य उपहार व नागौर का शासन भी अभय सिंह राठौड़ के वंशजों के स्थान पर अभय सिंह को प्रदान किया। एक तीर से दो शिकार, फूट डालो और राज करो। इधर अभय सिंह खुश तो उधर एक ही वंश के नागौर और जोधपुर के शासकों का संघर्ष और परिणाम एक ही, राजपूती शक्ति का विनाश। राठौड़ वंशी कवि कर्णीदान ने तत्कालीन घरेलू झगड़ों का विशद वर्णन अपने प्रसिद्ध ग्रंथ सूर्य प्रकाश में किया है। बादशाह से सम्मान पाने के बाद जोधपुर लौटते ही अभय सिंह नागौर पर अपना अधिकार स्थापित करने के लिए रवाना हुआ। नागौर पर शासन कर रहे अमर सिंह राठौड़ के बेटे इंद्र सिंह ने उन्हें समझाने का प्रयत्न भी किया, किंतु जब लगा कि अभय सिंह अड़ा हुआ है, इंद्र सिंह ने बिना लड़े दुर्ग छोड़ दिया और इस प्रकार 1725 में आमेर पर अभय सिंह का कब्जा हो गया और उसने अपने छोटे भाई वक्त सिंह को वहाँ का शासक नियुक्त कर दिया। इसी दौरान हुई एक घटना ने अभय सिंह का कद बहुत बढ़ा दिया। हुआ कुछ यूं कि दक्षिण में शहजादे ने विद्रोह कर दिया। उसे दबाने जिस सरबुलंद खान को भेजा गया, वह न केवल विद्रोहियों से मिल गया बल्कि उसने मालवा, सूरत, अहमदाबाद आदि के मुगल सूबेदारों को मारकर स्वयं को वहां का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। बादशाह मोहम्मद शाह ने स्थिति की गंभीरता को समझकर अपने सभी सामंतों और सरदारों को आमंत्रित किया और दरबार के बीचों बीच एक बीड़ा रखवाया कि देखें कौन सरबुलंद के खिलाफ अभियान को जाएगा। सभी उपस्थित योद्धा बगलें झांकने लगे। मुगल साम्राज्य अस्ताचल को जा रहा था। उसकी गिरती दीवारों को बचाने की किसी में कुव्वत भी नहीं थी और शायद इच्छा भी नहीं रही होगी। ऐसे में अभय सिंह ने वह बीड़ा उठाया तो बादशाह की जान में जान आई। तुरंत ही उसने गुजरात के शासन की सनद अभय सिंह को प्रदान कर दी। जो हाथ से निकल ही चुका है उसका राज्य सौंपने में भला क्या जाता है। अभय सिंह ने लौटकर अपने सभी सामंतों को युद्ध निमंत्रण भेजा और रणभेरी बजने लगी। छोटे भाई भक्त सिंह कोटा और बूंदी के हाड़ा, गागरौन के खींची, शिवपुर के गौड़
आमेर के कुशवाहा सहित मरुभूमि के अनेक पराक्रमी वीर जब इकट्ठे हो गए तो उस विशाल सैन्य दल को देखकर अभय सिंह को एक नया ही विचार आ गया कि क्यों ना लगे हाथ अपना साम्राज्य विस्तार ही कर लिया जाए और आसपास के राजाओं को जीतकर अपने अधीन कर लिया जाए। उसने शुरुआत सिरोही से की, जहाँ के स्वाभिमान संपन्न राजा से उसे सदा खतरा प्रतीत होता था। मालगढ़े, सिवाना और जालौर होते हुए जब वह सिरोही पहुंचा तो तत्कालीन शासक राव नारायण दास ने अपने भाई की लड़की से अभय सिंह का विवाह कर संधि कर लेना ही उचित समझा। साथ ही वे जोधपुर के करदाता सामंत भी बन गए। उसके बाद शुरू हुआ सर बुलंद खान के विरुद्ध निर्णायक युद्ध। युद्ध के बाजों के साथ तोपों की गड़गड़ाहट गूंजने लगी। 3 दिनों तक चली गोलाबारी में सर बुलंद खान का लड़का तो राजपूत वीर चंपावत कुशल सिंह मारे गए। उसके बाद शुरू हुई तलवारों और भालों की मार। इस कला में तो राजपूतों का मुकाबला भला कौन कर सकता था। वक्त सिंह के हाथों सेनापति अलियार मारा गया और सर बुलंद खान घायल होकर भागने को विवश हुआ। दूसरे दिन उसे पकड़कर आगरा भेज दिया गया। सन 1731 की विजयादशमी के दिन यह विजय अंकित हुई। 17,000 सैनिकों को अहमदाबाद छोड़कर 4 करोड़ रुपए, 1,400 तोप, बंदूकें और बहुत सा युद्ध से संबंधित सामान लेकर अभय सिंह जोधपुर लौटे और उस सामग्री से अपने दुर्गों को मजबूत बनाया। कहानी कुछ ज़्यादा ही लंबी होती जा रही है। खैर, आगे संक्षिप्त करूंगा और अगला अंक समापन अंक होगा। वैसे भी अभय सिंह और भक्त सिंह के बाद की कहानी मारवाड़ की कहाँ, मराठा मारवाड़ संघर्ष की है, जो वैसे ही अरुचिकर प्रसंग है और उसका आंशिक वर्णन सिंधिया राजवंश के इतिहास में किया जा चुका है, जिसकी लिंक वीडियो के अंत में दी जा रही है। नमस्कार।